गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिज़िकल की पहली यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें हमें पता भी हैं। हमने जैसे पिछली बार हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी सिलेबस में, हमने उसमें पढ़ा था कि मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं एक मोलिक्यूल के, जिसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है रोटेशनल की, फिर रोटेशनल के बाद होती है आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और उसके बाद जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एक लेवल बनाते हैं, और यहाँ से फिर हायर लेवल होता है। ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे ही हैं। अगर हम कहें कि जो रोटेशनल रीजन है वो माइक्रोवेव रीजन में आता है, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पिछली सेमेस्टर में हमारा पूरा एक यूनिट था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड भी बोलते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो वाइब्रेशनल एक ग्राउंड स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका जंप करता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, अब मॉलिक्यूल जो है, पहला हम टाइप लेके चलते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है ना वो डायटोमिक है। तो डायटोमिक की फॉर्म में ना हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स की फॉर्म में दिखाते हैं उसको। ठीक है, जो आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी जो एवरेज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी है वो हम किस इक्वेशन से दिखाते हैं? मोर्स पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, या मोर्स ने इसको सबसे पहले बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वीआर की फॉर्म में होती है। इसमें ये डीई है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कब डायटोमिक से ये मोनोटोमिक में चेंज होगा। हम ये उसका कांस्टेंट है, बीटा भी एक कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी थी, मोर्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। आर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और आर ई इक्विलिब्रियम पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, एक बार आपको बस ये याद रखना है इसमें कि मोर्स जो पोटेंशियल कर्व है वो डायटोमिक के लिए है। जो फंक्शन किसका है? आपका आर का, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है, अब ये कर्व क्या है? अभी हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। ये कर्व देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल की हमने कर्व ड्रॉ करी है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इक्विलिब्रियम पर डिस्टेंस है इसका आर ई। यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ आर बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है। ये आपको यही बता रही है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इस मॉलिक्यूल ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये डिसोसिएशन एनर्जी है कि यहाँ अगर पहुँच जाएगा मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर ही जो है वो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। आर ई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। देखो यहाँ से मेज़र करोगे ना आप, मान लो ये 0 1, डिलीट कर देते हो ऊपर, मान लो ये 0, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 है, ये 1 है। अब 1 पे देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी सबसे कम है जब आपका आर ई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो। तो आर ई वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होते हैं। बस यही दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसने इसको और भी इलेबोरेट किया है अगली कर्व के अंदर। कैसे इलेबोरेट किया है? अगली कर्व देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहा है कि अब हमारा जो मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो ट्रांजिशंस है, मान लो V0 है। ठीक है, V0 पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो सेंटर पे ही मिलेगा। उसकी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की वो कहाँ होगी? सेंटर के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो मॉलिक्यूल की फाइंडिंग की कंडीशंस है वो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होती है? ये वाली साइड वाली, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपका स्पेक्ट्रा है वहाँ उसके अकॉर्डिंग इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है
कि मॉलिक्यूल कहाँ होगा। अगर आर ई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो वो मॉलिक्यूल सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, डायटोमिक जैसे कोई भी ले सकते हो आप एग्जांपल। एक बार इसको समझते चलो, जैसे जैसे आप लास्ट टॉपिक तक पहुँचेंगे आप एक बार रीडिंग लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर्व में देखो इसका, अब ये कह रहा है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। आपको पता है, अब इसमें ये एक ही बात समझने की है, जो ग्राउंड स्टेट है उसकी आर ई की वैल्यू पहले कम पे है। देखो ये मान लो 0 1 2 3, ये 5 पे है, और ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 6 पे लगा लो अगर हम स्केल को डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में जो आपकी आर ई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम आएगी, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मॉलिक्यूल आपस में पास होता है। पर जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वहाँ बॉन्डिंग वीक हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बस आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्या है आपका, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोंडोन क्या बोलता है कि आपकी देखो वाइब्रेशंस हो रही हैं, आपकी जो ट्रांजिशंस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही है, वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक लाइन की इंटेंसिटी सेम नहीं होती, कुछ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशंस। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम मान लो 0 से इस स्टेट की भी 0 लिया हमने, इसके बीच में रोटेशनल लेवल थे हमारे, ये म्यू 0 है। ठीक है, और म्यू डैश, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल थे इसके, ये म्यू डैश हो गया यहाँ पे, ये म्यू डैश अगली वाले टर्म के लिए, ये एक लेवल, ये हायर लेवल। तो इसमें यहाँ से जब आप इसको एक बार रब कर देते हैं, इसमें जब आप इसका बनाओगे, ऐसे बनाते हैं, ये हमारे लेवल्स हैं, इसमें रोटेशनल है। ठीक है, ये एक वाइब्रेटिंग, फिर ये एक्साइटेड स्टेट वाला, तो इसमें भी फर्दर लेवल्स है, ये म्यू 0 है, ये म्यू डैश 0 है। तो यहाँ से यहाँ की जो ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी हायर वैल्यू पे। ठीक है, तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, फ्रैंक कोंडोन ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनके लिए एक तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो इतनी फास्ट होती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि मॉलिक्यूल ने, जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्टेंस चेंज हुआ है नहीं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाएगा तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, एक्साइटेड में ज़्यादा होता है। पर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में फ्रैंक कोंडोन बोलता है ऐसा नहीं हो पाता। रीज़न क्या है कि मॉलिक्यूल जो है ट्रांजिशन इतनी फास्ट कर लेता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका एप्लीकेबल चेंज नहीं हो पाता। देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस सो रैपिडली दैट वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज, कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो इंटेंसिटी जो है लाइन की वो बिल्कुल क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, एक और बात है इसमें, इसका कहने का मतलब ये होगा कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो ग्राउंड स्टेट में था वही आपका एक्साइटेड स्टेट में, कोई चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसी को इसने ग्राफ से बताया है। अगले में ये देखो, ये जो पहला ग्राफ है इसमें ये 0 ये 0 अभी हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी ये आ रही इसी वैल्यू पे, ये भी आ रही वैल्यू पे, और यहाँ पे 0 0 वाले ट्रांजिशन की देखो नीचे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उससे अदर भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, उनकी इंटेंसिटी कम है, बट जो 0 0 वाली ट्रांजिशंस हैं, क्योंकि जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। ये केस 1 है, इसमें 3 केस बनाए। दूसरे केस में ये कह रहा है कि आपका जो ट्रांजिशंस, मान लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आर ही डैश एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा बढ़ गया, ऐसी ट्रांजिशंस हो रही है कि आपका थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो 0 से 0 वाले की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखो यहाँ मैक्सिमम थी इंटेंसिटी, बट
यहाँ पे नहीं हो पा रही मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम क्यों थी? क्योंकि R जो था और R इक्विलिब्रियम मतलब जो एक्साइटेड स्टेट वाला था वो आपके दोनों क्या थे, ग्राउंड स्टेट वाले और एक्साइटेड स्टेट वाले RE दोनों सिमिलर थे, इसलिए 0 0 वाले की बराबर आ रही थी इंटेंसिटी। अब दूसरी में तो बराबर नहीं है। दूसरी में क्या है आपका, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये जिसके पास है, जिससे ये सेंटर से मिल रहा है, वही ट्रांजिशन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। देखो आप ये 2 वाली से इजीली मिल रहा है। देखो 0 से 1, 0 से 2, यहाँ पे ये 0 से जाएगा और यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट ये 0 से जो 2 वाली इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। 2 0 वाली की इंटेंसिटी, 2 ऊपर एक्साइटेड स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 ग्राउंड स्टेट के लिए। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ये कह रहा है कि ये जो ट्रांजिशन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, आपका जो RE है बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस केस में क्या होगा, जो ट्रांजिशंस होंगी, वर्टिकल ट्रांजिशंस होंगी, वो इतनी फास्ट हो जाती है, हाई वैल्यू हो जाती है उनकी वर्टिकल ट्रांजिशंस की, कि वो एक कॉन्टिनम का फॉर्म करते हैं। मतलब ये सारी लाइंस रेगुलरली आपकी स्पेक्ट्रा में आती हैं और मिलकर एक बैंड, कॉन्टिनम बोलते हैं हम जिसको, वो क्या कहते हैं, बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 केस हैं, तीनों में फर्स्ट तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका। पहले में आप बोलोगे कि ये वाली इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फ्रैंकोडोन तो बोलता है कि इंटेंसिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए चेंज नहीं हो पाती तो सबकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। बट होता क्या है, अगर तो सेम है तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट वाली ट्रांजिशंस है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, और अगर आपका ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है तो इंटेंसिटी भी आपकी लाइंस की अलग अलग आ रही है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, एक बार आप स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि है क्या ये। शुरू में हमने पढ़ा ये आपने पढ़ रखे हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, ये कर्व्स हैं 2 जो इसकी बता रही हैं मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को। उसके बाद आपका ये फ्रैंकोडोन के 3 ग्राफ हैं जिसमें 3 केस बनेंगे। पहले में तो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है जैसे कि फ्रैंकोडोन बोल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है और केसेस में, और भी केसेस पॉसिबल हैं, तो वो 2 केस भी आपके बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का मतलब है अब हमें क्या पता कौन सी ट्रांजिशन हो रही है कौन सी नहीं हो रही, उसके लिए इसने सबसे पहला रूल बताया है पेयरिटी। पेयरिटी आपने बॉन्डिंग में पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक के अंदर, कि जैसे हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, देखो जैसे ये s ऑर्बिटल्स हैं, S ओवरलैप हुआ, जब S ओवरलैप हुआ दोनों का, तो ये कंबाइन होकर इन्होंने इसका भी पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एक क्या बता रहा है इसकी वेव फंक्शन की, ये दोनों सेम वेव फंक्शन कंबाइन हो गए। और यहाँ पे ये जो सेंटर है, जब आप इसको इन्वर्ट करोगे मतलब 180 से रोटेट करोगे तो आपको सिमिलर मिलेगा। अगर ये बिल्कुल सिमिलर मिलता है तो इसको बोलते हैं जीरेड, इवन पेयरिटी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इवन पेयरिटी। पहले तो पेयरिटी समझ लो होती क्या है। इवन पेयरिटी कब आएगी, जब आप अगर 180 रोटेट करते हो आफ्टर मोलिकुलर फॉर्मेशन, तो आपका क्या होता है, सेम साइन रहेगा। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक सिग्मा बॉन्ड में आपको इवन पेयरिटी मिलेगी। बट पाई ओवरलैप में ऐसा नहीं होता। जो पाई ओवरलैप होता है उसके अंदर देखो आपकी जो पाई बॉन्डिंग है उसके अंदर अगर आपका एक तो देखो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एक बात ये भी याद रखना कि जो बॉन्डिंग ओवरलैप होते हैं ना उसके अंदर इवन पेयरिटी होती है। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं। जीरेड मतलब इवन पेयरिटी और अनजीरेड मतलब ओड पेयरिटी। हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आपने ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि साइन चेंज होंगे तो जी आएगा, नहीं चेंज होंगे तो यू आएगा। ठीक है ना, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, चेंज होना साइन, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। जैसे अब देखो आपका ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर देखो, इसको अगर आप 180 रोटेट करो तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, अनजीरेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेयरिटी के बारे में ही आपको पूछना है
कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसको आप सिग्मा जी से लिखोगे, जो एंटी बॉन्डिंग है उनको आप, अगर कोई सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा यू स्टार। यहाँ पे जी और यू क्या है, जीरेड और अनजीरेड की बात कर रहा है। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओड पैरिटी के होते हैं, और जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो इवन पैरिटी के होते हैं। ठीक है, अब सेकंड है इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट जी। और अच्छा, अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल का क्या मतलब है, सिलेक्शन रूल ये यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट में समराइज़ करेंगे कि जी से जो जी की जी टू जी, मतलब जीरेड से जीरेड ट्रांजिशंस नहीं होगी, जीरेड से अनजीरेड की ट्रांजिशंस होगी। मतलब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्डिंग से बॉन्डिंग में नहीं जाता। ये हमें पहले भी पता है, ये इसका कंक्लूजन है। ये बात हमें पहले भी पता है कि बॉन्डिंग से आपका बॉन्डिंग में नहीं जाता, किस में जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। वही एंटी बॉन्डिंग हम जीरेड, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कि जो बॉन्डिंग होगा वो जीरेड होगा, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो अनजीरेड होगा। तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग यानी कि जी से यू की तरफ जाएगी। सेकंड मल्टीप्लिसिटी आपको पता ही है, 2s+1 से यूज़ करते हैं। एस क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या अनपेड इलेक्ट्रॉन जो भी हैं आपके इसके अंदर। ठीक है, एस यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू 1/2। इसमें 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2। तो आप सभी की मल्टीप्लिसिटी को यहाँ से निकाल सकते हो कि 2 आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, 0, और डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे H2+ मोलिक्यूल ले लो। H2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक की अभी हमने निकाल लिया, कितनी आई थी वैल्यू, 2 आई थी। ठीक है, H2+ में तो पता ना हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, प्लस आ गया तो एक निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा तो कितने बच जाएंगे, 1। अनपढ़। हाँ, और आपको ये भी पता होगा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से आते हैं, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि एक +½ है और एक क्या है आपका -½ ठीक है। उसके बाद है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल अलग अलग के लिए है। यहाँ पे ये टर्म सिंबल आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल्स हैं, हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ते थे जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है आपका, एल की जो वैल्यू आती थी यहाँ पे, और एम की जो वैल्यू आती थी, एल और एम। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका एम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसके बेसिस पे आप इसको बताओगे। ठीक है, अगर m की वैल्यू 0 है तो आप सिग्मा लिखोगे, m की वैल्यू +-1 है तो पाई लिखोगे, +-2 है तो डेल्टा लिखोगे। ठीक है, और m की वैल्यू 0 होगी हमेशा ऑलवेज सिग्मा के लिए। ये फिक्स है कि m की वैल्यू 0 फॉर ऑल सिग्मा, जितने भी सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, और पाई के लिए +-1 हो सकती है। ठीक है, और डेल्टा के लिए +-2 हो सकती है वैल्यूज़। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एक तरह से आप इसको, क्योंकि M कहाँ से निकला है, बेसिकली निकला तो वो L से ही है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर L की वैल्यू S ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा है, तो यहाँ पे 0। अगर आपका +- कब आता है, P ऑर्बिटल्स के लिए आता है, +-2 किसके लिए आता है, D ऑर्बिटल्स के लिए आता है। ठीक है, अगर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए तो डेल्टा आएगा, P होंगे तो पाई आएगा, और S हो गए तो 0 आएगा। और सिग्मा के लिए हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग, आप एग्जांपल भी देखेंगे, इसका टर्म सिंबल अभी बनाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पे अभी ले लेते हैं एक एग्जांपल, H2 मोलिक्यूल ले लेते हैं, इजी भी है, बाकी आप ट्राई कर लेना, बहुत सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल है। H2 मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो तो क्या लिखेंगे, सिग्मा G 1s। ठीक है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सिग्मा में ही है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि HH में बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा होता है। और सिग्मा के लिए आपने अभी देखा है क्या होता है, आपकी वैल्यू ml की डेल्टा होती है।
ठीक है। अब इसकी यहाँ पे तो ये तो ml की वैल्यू होगी। अब मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, क्या होती है 2s+1 से हमने निकाली थी, कितनी आई थी 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आपको पता है सिग्मा के लिए बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन सारे, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा G, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए हम जीरेड का यूज़ करते हैं, तो 2 सिग्मा G, ठीक है। अब अगर तो जीरेड है आपका, सिग्मा के लिए हमेशा यहाँ पे जो पेरिटी आएगी वो इवन पेरिटी आएगी हमेशा, ऑल सिग्मा पेरिटी इज़ इवन, ओड नहीं आती कभी भी, ठीक है। ये भी एक रूल है, लापोर्टे ने दिया हुआ है। आगे हम इसका कंबाइन करेंगे। आगे आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। देखो ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, आपको मेरे से बोलेगा जी कॉन्फ़िगरेशन सीधी लिख लो, अगर किसी को नहीं दूसरे वाली आती तो आप एक बनाते हैं और मान लो आपको O2 का और करवा देती हूँ मैं। O2 के आपको सिंपल पता है कि 1s2 2s2, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखी होगी ये 2p। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अकेले ऑक्सीजन का, ये O2 नहीं है, ओनली ऑक्सीजन का कितना होता है 1s2 2s2 2p 4, ठीक है। पर अब 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये 1 आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। तो इसके लिए आपको पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, पहले वाले तो K शेल में आ जाएंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 2 4 8 इलेक्ट्रॉन तो आपके K शेल में आ जाते हैं। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए 2 4 6 8। अब बारी आ जाती है पाई की, क्योंकि ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड भी है पाई। पाई में पहले दो ऑर्बिटल्स होते हैं। पाई में आप देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 4 6 8 10 12, भरने कितने हैं हमने 16। अब यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार, पाई के बाद तो आपने ये पढ़ा भी होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, वहीं से ली है ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब कितने बच गए इसमें 16 थे ऑक्सीजन के पास, हमारे पास कितने बच गए 2 4 6 8 10 12। आपने एक रूल और पढ़ा होगा कि इसमें जो 3 सिग्मा है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ऊपर वाले में सिग्मा बाद में आता है और नाइट्रोजन के बाद वाले में सिग्मा पहले आ जाता है। तो 2 4 6 8 10 12 14, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो लास्ट वाली है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो देखनी पड़ेगी। तो 2 पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो s की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होंगे। तो 2s+1 से मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। अब डिसाइड करना है कि सिग्मा आएगा पाई आएगा या क्या आएगा, ठीक है। तो अब ये पाई स्टार में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर आप ये देखो यहाँ पे इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल है। अगर स्पिन पैरेलल है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग है, क्या आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आप इसको ऐसे मान के चल सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी ना दोनों की, पाई से पाई स्टार की, इसके अंदर इन दोनों की जो स्पिन क्या है पैरेलल है, पैरेलल स्पिन है। इसके लिए हम टर्म सिंबल क्या देंगे यहाँ पे सिग्मा देंगे, और मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो ये आपकी आ गई टर्म सिंबल। उसके बाद इसमें ओवरऑल है, आप एक बार सारे ट्राई करिएगा, आपको आएंगे ये बिल्कुल देखने के बाद। सिलेक्शन रूल हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लिसिटी पढ़ ली, पेरिटी पढ़ ली। समरी यही है कि L की वैल्यू, मैंने बोला ना P से देख लो, L की वैल्यू 0 ± अगर होगी, L क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो अलाउड ट्रांजिशन है। डेल्टा S की वैल्यू मतलब जो आपकी स्पिन है वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट में 1/2 है तो एक्साइटेड स्टेट में -1/2 होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल इनकी वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए।
ठीक है। उसके बाद आपकी यू वाली पेरिटी आपकी अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड होगी, लेपोर्टे फॉरबिडन होगी, बता चुकी हूँ मैं। अब मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ी हुई हैं। कौन से वाली भला? पाई से पाई स्टार, पाई से एन से पाई स्टार, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा, देखो इसको, सिग्मा, पाई, और उसके बाद है आपका एन, और फिर क्या है आपके पाई स्टार। ठीक है, तो हमने ये ट्रांजिशन सारी पढ़ी हुई हैं। पाई से पाई स्टार कौन कौन से ट्रांजिशंस होती है बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। किसके अंदर? ये H2 मॉलिक्यूल की दिखा रखी है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ये देखो, पाई से पाई स्टार सेचुरेटेड कंपाउंड में होंगी, पाई से पाई स्टार अनसेचुरेटेड में, एन से सिग्मा स्टार होती नहीं है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, बट फिर भी कुछ कंपाउंड्स में हो जाती है। और एन से पाई स्टार केवल हमने यूवी में देखा था कि ये 2 ट्रांजिशंस ही ज़्यादा फिजिबल होती हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स के बारे में हमने सब पढ़ रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस यूनिट में यही है, एक बार आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये अच्छे से, फिर भी कोई डाउट रह जाता तो यू मे आस्क। थैंक यू।